very good afternoon to dear friends. How are you? I hope you all are good. Today I am here to discuss class 12 chapter 1 reproduction जनन. जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जीवित रह सकते हैं. तो अगर वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जीवित रह सकते हैं तो फिर जो उनकी जनरेशन है वो आगे कैसे बढ़ेगी. तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो अपनी उस जनरेशन को बढ़ाने के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? जनन की. तो जनन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकता है, या किसी भी जीव के संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन या जनन. अब ये जो रिप्रोडक्शन या जनन होता है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का. तो जो रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है. पहला क्या होता है? अलैंगिक जनन. अलैंगिक जनन. और जो दूसरा है वो क्या होता है? लैंगिक जनन. लैंगिक जनन. अलैंगिक जनन जिसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और लैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जनन क्या हो गया? किसी भी जीवधारी के अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का. पहला हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी जीव को संतान उत्पन्न करने के लिए 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, 2 जनकों की जरूरत नहीं होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म केवल कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए. मतलब एक सिंगल जीव या एक सिंगल पेरेंट जीव होता है वही अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को रखता है. इस प्रकार का जो जनन होता है वो किसमें पाया जाता है? पौधों में या अकोशिकीय जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. ऐसा जनन जिसमें संतान को उत्पन्न करने के लिए 2 जनकों की जरूरत नहीं होती है, इसमें एक ही जनन या एक ही पेरेंट जो होता है वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है. इस प्रकार का जनन जो है वो किसमें पाया जाता है? पौधों में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. अब ये जो अलैंगिक जनन होता है ये कितने प्रकार का होता है? बहुत सारे प्रकार के होते हैं. अलग अलग इसके तरीके होते हैं अलैंगिक जनन के. तो अलैंगिक जनन पहला हमारा क्या हो गया? एक ही जनक से संतान उत्पन्न करने की क्षमता. उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन. किसमें पाया जाता है? पौधों में और अकोशिकीय जीवों में, मींस प्लांट्स में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. अब जो इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स की बात कर लें तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो अलैंगिक जनन का जो पहला टाइप्स हो गया वो कैसा हो गया? बाइनरी फिजन. इसको हम क्या कहते हैं? विखंडन द्वारा. बाइनरी फिजन या विखंडन द्वारा. इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है वो किसमें पाया जाता है? अकोशिकीय जीव. और अकोशिकीय जीव में हम किसको रखते हैं? अमीबा हो गया. तो जो बाइनरी फिजन नाम का अलैंगिक जनन है वो किसमें पाया जाएगा? इसको हम क्या कहते हैं? विखंडन द्वारा. किसमें पाया जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? अमीबा है. एग्जाम्पल देखते हैं. या फिर ये बाइनरी फिजन होता है क्या? इसमें जो अकोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? जब कंडीशन उनके अकॉर्डिंग आती है तो उस कंडीशन के आने पर वो क्या करते हैं? जो उनका न्यूक्लियस होता है वो 2 भागों में टूट जाता है और एक पेरेंट अमीबा से कितने बनते हैं? 2 डॉटर अमीबा का निर्माण होता है. सपोज ये आपका क्या है? अमीबा. और ये अमीबा का क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया. ये आपका क्या है? पेरेंट अमीबा है. आप देख सकते हो कि इसमें जो जनक है, जो पेरेंट्स है वो कैसा है? सिंगल. एक सिंगल अमीबा है. और ये क्या होता, कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है. अब ये अमीबा हो गया. ये अमीबा का क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया.
जब इसमें द्विखंडन होगा तो द्विखंडन की प्रोसेस में क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब कंडीशन इसके अकॉर्डिंग आएगी तो यही जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, दो भागों में टूट जाएगा। और दो भागों में टूटने पर जो अमीबा होगा वो कितने भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में। एक अमीबा से कितने अमीबा का निर्माण हुआ, दो अमीबा का। अमीबा। तो ये अलैंगिक जनन का पहला टाइप बाइनरी फिजन विखंडन द्वारा किसमें पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में। कैसे होता है, अमीबा का न्यूक्लियस बड़ा होकर दो भागों में टूट जाता है और एक पेरेंट अमीबा से कितने अमीबा का निर्माण हुआ, टू डॉटर अमीबा का। तो ये किसमें प्रक्रिया हुई, जनन की प्रक्रिया किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। कौन सी प्रक्रिया हुई, विखंडन के द्वारा। दूसरा बाइनरी फिजन का टाइप देखते हैं। अब अलैंगिक जनन का पहला टाइप हो गया बाइनरी फिजन। दूसरा टाइप कौन सा होगा, बडिंग द्वारा, बाई बडिंग। इसको क्या कहते हैं, मुकुलन द्वारा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये भी कैसा किसमें पाया जाएगा, पौधों में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। कैसे होगा, इसमें भी जब कंडीशन या वातावरण उनके अनुकूल आएगा तब उसमें क्या होगा, किसी भी जीवधारी की ऑर्गेनिज्म में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो किसमें टूट जाएगा, डॉटर में, डॉटर सेल में टूट जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये क्या हो गई आपकी ईस्ट सेल हो गई, इसमें ये क्या पाया जाता है आपका न्यूक्लियस। ये कैसी है, पेरेंट ईस्ट सेल है। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि जो पेरेंट है वो कैसा है, सिंगल है, इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्या है, अलैंगिक जनन है। ये पेरेंट ईस्ट सेल है। इसमें क्या होगा, जब कंडीशन फेवरेबल आएगी तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि इसमें किसका निर्माण हो जाएगा, एक बर्ड लाइक संरचना का। बाई बडिंग लिखा ही है, मतलब इसमें क्या बन जाएंगे, मुकुल बन जाएंगे। फिर क्या होगा, अब ये जो बर्ड बना है उसी में जो इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आधा किस में रहेगा, पेरेंट सेल में, और आधा किस में चला जाएगा, बर्ड में चला जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। और टूटने के बाद क्या होगा, एक न्यूक्लियस इसमें और एक न्यूक्लियस इससे। तो एक पेरेंट ईस्ट सेल से कितने न्यूक्लियस, कितने ईस्ट सेल का निर्माण हुआ, टू डॉटर सेल। टू डॉटर सेल का निर्माण हुआ। तो अलैंगिक जनन का दूसरा टाइप बाई बडिंग के द्वारा, मीन्स मुकुलन के द्वारा किसमें पाया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ईस्ट सेल में। कैसे होता है, इसमें एक पेरेंट ईस्ट सेल क्या हो जाती है, टू डॉटर सेल में टूट जाती है। कैसे होगा, ईस्ट का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ईस्ट में किसका निर्माण हो जाएगा, एक बर्ड जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। और यही न्यूक्लियस आगे बड़ा होकर दो भागों में टूट जाता है, और एक पेरेंट सेल से किसने का निर्माण हुआ, टू डॉटर सेल का निर्माण हुआ। ये था बाई बडिंग द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तीसरा टाइप होगा वो कौन सा होगा, बाय स्पोर्स। बाय स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा। इस प्रकार का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसमें पाया जाता है, राइजोपस, जो कि ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जो राइजोपस होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, और उनमें बहुत सारे क्या बने रहते हैं, राइजोस्पोर पड़े रहते हैं। और जब कंडीशन इनके अकॉर्डिंग आती है तो ये जो राइजोपस का बॉल होता है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, और फटने के बाद जो इसके स्पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जब कंडीशन इनके अकॉर्डिंग होती है तो एक राइजोपस से कितने राइजोपस का निर्माण होता है, बहुत सारे राइजोपस का निर्माण हो जाता है। कब होता है, जब कंडीशन इनकी कैसे आती है, फेवरेबल। तो एक पेरेंट से कितने हो गए, मिनी डॉटर सेल का
फॉर्मेशन हो गया। तो ये अलैंगिक जनन का कौन सा टाइप था? तीसरा, बाय स्पोर्स के द्वारा। इस प्रकार का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसमें पाया जाता है? राइजोपस में। इसमें पेरेंट सेल में क्या होते हैं? बहुत सारे स्पोर्स उसके अंदर रहते हैं, पड़े रहते हैं, और जब कंडीशन उनके अकॉर्डिंग आती है तो जो राइजोपस का बॉल होता है वो क्या हो जाता है? फट जाता है, और उसके हर एक स्पोर से क्या बनता है? एक न्यू राइजोपस बनता है। मतलब उसका हर एक स्पोर्स एक नए राइजोपस को बनाने में क्या होता है? कैपेबल है। तो एक पेरेंट सेल से बहुत सारी डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये कौन सा था? अलैंगिक जनन का तीसरा टाइप। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो चौथा टाइप है वो क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको आप क्या बोलते हो? कायिक जनन। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, या चाहे लीफ हो, प्लांट का हर एक पार्ट एक नए प्लांट को बनाने में कैपेबल होता है। रूट से भी एक न्यू प्लांट बन जाएगा, स्टेम से भी एक न्यू प्लांट बन जाएगा, और लीफ से भी क्या होगा? एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू बेबी। मतलब वो प्लांट का कोई भी पार्ट हुआ, चाहे वो रूट हुआ, चाहे स्टेम हुआ, चाहे लीफ हुआ, सब एक नए पौधे को बनाने में क्या होते हैं? कैपेबल। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे कि कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट का हर एक पार्ट एक नए पौधे को बनाने की क्षमता रखता है। अब एग्जाम्पल देख लें, जैसे रूट है तो रूट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जिंजर, अदरक। अदरक से क्या बन जाएगा? अदरक में बहुत सारे राइजोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें क्या होते हैं? जिंजर में बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? राइजोम। उससे किसका निर्माण होता है? एक न्यू प्लांट का। स्टेम की बात करें तो हम आलू को ले लेते हैं। आलू आपको पता है कि स्टेम की कैटेगरी में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि आलू में क्या पाए जाते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स। ये आलू जो होता है उसमें जो नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, ये नोड्स और इंटरनोड्स किसका काम करते हैं? नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो ये जो नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से जो प्लांट पोटैटो का प्लांट होता है वो क्या करता है? एक न्यू प्लांट को बनाने में कैपेबल होता है। लीफ, ब्रायोफिलम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ब्रायोफिलम, जो ब्रायोफिलम की लीव्स होती हैं, उस लीफ में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकती है? ब्रायोफिलम की, प्लांट का कौन सा पार्ट हो गया? लीफ। लीफ से भी एक न्यू प्लांट बनेगा, कैसे? ब्रायोफिलम एक लीफ होती है, प्लांट होता है, उस प्लांट जो ब्रायोफिलम प्लांट की जो लीफ होती है वो क्या करती है? उस लीफ से भी एक न्यू प्लांट बनाने की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। ये ब्रायोफिलम की लीफ है, इस लीफ के ऊपर भी बहुत सारे कैसे हो जाते हैं? प्लांट लाइक क्या बनने लगते हैं? स्ट्रक्चर। और फिर ये बड़े होकर कैसे बन जाते हैं? एक छोटे से प्लांट बन जाते हैं। ब्रायोफिलम की बनी हुई पत्तियों पर जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं? हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी जो प्लांट का पार्ट लीफ है वो एक न्यू प्लांट को क्या करता है? प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है। तो ये आपका कौन सा हुआ? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है? प्लांट का हर एक पार्ट कैपेबल होता है अपने ही जैसे एक नए पौधे को बनाने में, चाहे वो रूट हो चाहे। अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मीन्स लैंगिक जनन की। इसके पहले हमने पढ़ा कि अलैंगिक जनन में हमें जनन करने के लिए किसकी जरूरत थी? केवल सिंगल पेरेंट की। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होगा? इस प्रकार के जनन में अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए किसकी जरूरत होती है? दो पेरेंट्स की। मीन्स लैंगिक जनन को आप कैसे डिफाइन करोगे? लैंगिक जनन में अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने के लिए हमें कितने जनकों की जरूरत होती है? दो पेरेंट्स। मीन्स दो जो पेरेंट्स होते हैं वो मिलकर अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इन टू पेरेंट्स में एक जो पेरेंट्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मेल। और जो दूसरा पेरेंट्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फीमेल।
इस प्रकार का जो जनन है वो किसमें पाया जाता है? ऑलमोस्ट सारे जंतुओं में और ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। अब ये जो लैंगिक जनन होता है ये होता कैसे है? अभी हमने पढ़ा 2 पेरेंट्स रिक्वायर होने चाहिए, मतलब 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। एक पेरेंट्स कैसा होना चाहिए? मेल, और दूसरा पेरेंट्स कैसा होना चाहिए? फीमेल। जो भी जीवधारी होते हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती हैं। उन सेल को हम क्या कहते हैं? सेक्स सेल कहते हैं। ये जो सेक्स सेल होती हैं, मेल जो होता है, या ये कह लो कि जो सेक्स सेल होती है इनको आप क्या कह सकते हो? गैमेट भी कह सकते हो। मीन्स जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। जो मेल होता है वो जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उस गैमेट को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेट। और जो फीमेल होता है वो जो गैमेट रिप्रोड्यूस करता है वो हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओवा। जब ये स्पर्म और ओवा आपस में क्या करते हैं? फ्यूज कर जाते हैं, या ये कह लो कि जब स्पर्म और ओवा, या फिर ये ऐसे भी बोल सकते हो कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं। तो फ्यूजन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। और यही जाइगोट आगे मैच्योर होके क्या करता है? एक न्यू बेबी का या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है जिनको सेक्स सेल या गैमेट कहते हैं। जो मेल होती है वो मेल गैमेट रिप्रोड्यूस करता है, और उस मेल गैमेट को स्पर्म कहते हो। फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल, और उसको आप क्या कहते हो? ओवा। स्पर्म ओवा फ्यूज करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट, जिसको आप मैच्योर होने पर वो क्या बनाता है? न्यू बेबी। फ्यूजन के बाद स्पर्म और ओवा के फ्यूजन के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसके पहले इनके बीच में किसका फॉर्मेशन होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अभी फर्टिलाइजेशन क्या होगा? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट मैच्योर होकर एक नए बेबी का फॉर्मेशन करता है। अभी जो फर्टिलाइजेशन है कैसे होता है या कितने टाइप का होगा? इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं। सपोज ये क्या है? एक्स वाई, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? मेल गैमेट है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स वाई। ये क्या है? फीमेल है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एक्स एक्स। कैसे होगा इनका फ्यूजन? जो मेल होते हैं उसकी कैपेसिटी क्या होती है? वो क्या बना सकता है? गर्ल को भी बना सकता है और बॉय को भी बना सकता है, लेकिन जो फीमेल है उसमें केवल गर्ल को ही रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जबकि मेल के अंदर बॉय भी कर सकता है और गर्ल भी कर सकता है। कैसे करेगा? अभी जो गैमेट है आपस में फ्यूज कैसे होंगे, इनका फर्टिलाइजेशन कहेगा। अगर मेल का जो यक्स गैमेट है वो फीमेल के यक्स गैमेट से क्या होगा? फ्यूज होगा। तो फ्यूजन के बाद जो युग्मक बनेंगे वो कैसे होंगे? यक्स एक्स। और अगर यक्स एक्स बनेंगे तो जो बेबी होगा वो क्या होगा? गर्ल होगा। अगर मेल का वाई फीमेल के यक्स से फ्यूज करेगा तो क्या बनेंगे? यक्स वाई। और जो बेबी होगा वो क्या होगा? बॉय। तो जो मेल गैमेट होता है वो गर्ल और बॉय दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो फीमेल होती है वो क्या बना सकती है? केवल गर्ल बना सकती है। तो जो यक्स एक्स होता है वो क्या कर सकता है? गर्ल प्रोड्यूस कर सकता है, और जो यक्स वाई है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? बॉय प्रोड्यूस कर सकता है। जब यक्स वाई से मिलता है तो किसका प्रोसेस होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और फर्टिलाइजेशन जो क्या है? मेल और फीमेल गैमेट को आपस में फ्यूज करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कितने टाइप का होगा आपका? 2 टाइप्स का। 2 टाइप्स का। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसको आप लोग बाय निषेचन बोलते हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाय निषेचन। और दूसरा क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
इसको आप क्या कहते हो, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है क्या, पहले एक्सटर्नल देखते हैं। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, मेल प्लस फीमेल गैमेट, इनका जो फ्यूजन होता है वो कहाँ होता है, शरीर के अंदर। एग्जाम्पल में इसका कौन आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब उनका फ्यूजन होता है तो फ्यूजन होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, बॉडी के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ हुई, बॉडी के इनसाइड में, इनसाइड द बॉडी। इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या कहलाएगा, सॉरी, बाय निषेचन की बात कर रहे हैं ये, मैंने आपको आंतरिक निषेचन बता दिया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो होगा, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में पाया जाता है, वो ज्यादातर मेढक और मछलियों में पाया जाता है। मेढक और मछलियों में क्या पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इस तरह के फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल के गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं वो अपने गैमेट को कहाँ रिलीज करते हैं, पानी में। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट अपने गैमेट, या मेल और फीमेल जो होते हैं वो अपने गैमेट को कहाँ रिलीज कर देते हैं, पानी में ही छोड़ देते हैं, और पानी में ही यक्स वाई या यक्स एक्स का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। और इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो क्या हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि बाह्य निषेचन में जो नर और मादा युग्मक होते हैं या जो मेल और फीमेल युग्मक होते हैं वो क्या करते हैं, गैमेट को पानी में ही छोड़ देते हैं, और वहीं पानी में उनका क्या हो जाता है, निषेचन। और निषेचन के बाद क्या होता है, एक नए बच्चे का निर्माण होता है। तो शरीर के बाहर जो निषेचन हुआ उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किसमें पाया जाएगा, मेढक और मछली में। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कौन आएगा, ह्यूमन बीइंग्स आएंगे और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो मेल और फीमेल होंगे वो अपने क्या करेंगे, गैमेट को, जो गैमेट होते हैं तो मेल और फीमेल के गैमेट में जो फ्यूजन होगा वो कहाँ होगा, शरीर के अंदर होगा। मतलब नर और मादा जो युग्मक है वो कहाँ फ्यूज होंगे, कहाँ पे निषेचित होंगे या कहाँ पे मिलेंगे, शरीर के अंदर। तो जब मादा और नर के युग्मकों का जो संलयन होगा, जो फ्यूजन होगा वो शरीर के अंदर होगा। तो इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो ये आपका रिप्रोडक्शन का टॉपिक हो गया। मतलब कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल भी बता दिया मैंने टाइप, और सेक्सुअल भी बता दिया। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसे होगा और फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है ये भी होता है। तो ये सारी चीजें आप देखिए और अपने टेक्स्ट बुक में देखिए। जो भी चीजें ना समझ में आ रही हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछिए। तब तक के लिए कीप स्टडी।